बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। आज हमें कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ पढ़नी है। आज तक हमने कुछ असबाक तो पढ़े, कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए और कई दिनों से हम जेटीबी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक 3 लेक्चर्स हो गए, 3 क्लासेस उसके हुए। जेटीबी कॉन्सेप्ट में 3 चीज़ें आती हैं, एक बिलीफ, दूसरा ट्रूथ और तीसरी चीज़ उसमें जस्टिफिकेशन है। असल में ये जेटीबी क्या है? इट इज़ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। ट्रूथ एंड जस्टिफिकेशन आर एक्चुअली द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस बिलीफ, एंड सो फार वी अंडरस्टूड what belief is in the Western literature, or how philosophers use it and how they see it, how they understand it academically, philosophically, and and what they mean by belief actually. And second, where from a person, a human being, derives his or her beliefs, what is actually the seat where from these are derived, that is called world view. वो चीज़ भी हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने ट्रूथ को समझने की कोशिश की और ट्रूथ के रिलेटेड हमने पिछले दर्स में, पिछले सबक में स्केप्टिसिज्म पढ़ लिया, स्केप्टिसिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। और उसमें असल में 3 सब थ्योरीज आ गई। एक है एग्नोस्टिसिज्म, दूसरा है स्केप्टिसिज्म और तीसरा है पोस्ट मॉडर्निज्म। ये तीनों नज़रियात आ गई उसमें। इन तीनों को मिला के हम स्केप्टिसिस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ कहते हैं या एग्नोस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ कहेंगे, क्योंकि ये तीनों जो है ना कॉमन है, ये तीनों एक चीज पर मिल रहे हैं, मोर और लेस, दैट इज सब्जेक्ट टू रियलिटी। ऑल ऑफ दीज सब थ्योरीज ऑफ ट्रूथ बिलीव इन, they accept subject to reality, they accept that truth is relative, truth is subjective. And now today, or we can say tonight, we have to try to understand the correspondence theory of truth, how correspondence theorists view truth, what they mean by truth. And this is the best theory, this is the best theory among all the theories in the literature, whether that is Islamic literature, the literature of Muslim philosophers, or the literature of Western Christian or Jew or atheist philosophers. This is the best theory, correspondence theory. This is the best theory. अल-हक़ मुताबिक़ लिल-वाक़ि'। अभी तो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, अभी तो मैं ऐसे अर्ज कर रहा था। एक्चुअली आई वाज ब्रीफली समराइजिंग व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार। तो या खासकर जो टॉपिक अभी चल रहा है, जेटीबी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। अभी जेटीबी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज को समझने के लिए बहुत सारी क्लासेस लग जाएंगे, 5-10 क्लासेस लगभग लग जाएंगे। तो ये चीज समझने की जरूरत है। वंस यू अंडरस्टैंड इट, देन आई होप दैट इंशाल्लाह नो वन कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू फॉर दिस, नो वन कैन डेयर। बात ही नहीं है, मगर मसला यह है कि आपको फिर प्रेजेंट करना आना चाहिए, वो आप तक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो इट, and even atheists don't know it, and the self-styled, self-proclaimed atheists, agnostics, and so जो हमारे यहाँ इर्द गिर्द रहते हैं या ईस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में, दे डोंट नो, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, नहीं जानते हैं। 99.9% ऑफ देम डोंट नो even 10% of what we are supposed to deliver here. A few people in the world are academic atheists, and only a few of them are sincere atheists, which are really sincere in their terminology, because what they understand, अब वो क्या है, उनके अक्लों पर पर्दा पड़ा है, क्या है वो दूसरी बात है। And sometimes they accept many truths which get revealed to them. खैर ये एक अब अलग दास्तान है। तो आज हम इंशाल्लाह कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी को पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन। आप मुझे बताना कि स्क्रीन आपको नजर आ रहा है या नहीं।
जी सर आ रहा है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? हाँ सर। चलिए ठीक है, फिर कोई बंदा अभी ज्वाइन होने जा रहा है। अब मुझे जब मैं इस पर टैप कर लूंगा सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। द सेकंड पर्सन इज कमिंग। कहाँ इनको ज्वाइन करवाएंगे? आप छोड़ दीजिए, अपनी फिक्र नहीं है। तो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक कुछ बातें मैं पहले अर्ज करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस पर आएंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर। देन इट इज एग्जांपल्स, देन द questions and the rebuttal, and then we will see the deep intricacies within this theory. This is very extensive theory, very extensive. There are many branches, sub theories of this theory. इसको हम कहते हैं मुताबिकी नजरिया। साथियों, जो अभी लेट आ गए ना, अगर आपने रियली पढ़ना है, जो लेट आ गए, अगर आपको रियली पढ़ना है, रियली आपको हमारे साथ चलना है, तो आपको बहुत टाइम, यानी पहले टाइम पे आना पड़ेगा। दिस मे बी द फर्स्ट एंड लास्ट इंफॉर्मेशन टू यू बिकॉज इट्स डिस्टर्बस। आप जानते हैं कि कुछ चीजें जो होती हैं, दे एग्जिस्ट विद इन अवर माइंड एंड वी कॉल देम मौजूद जहनी, द मेंटल कॉन्सेप्ट्स, मेंटल मैप्स, मेंटल रियलिटीज, मेंटल एग्जिस्टेंस, मौजूद जहनी, एंड सम थिंग्स एग्जिस्ट आउटसाइड आवर माइंड एंड दोज आर कॉल्ड मौजूद खारिजी, जो खारिज में मौजूद होते हैं। यही बात यहां पर लिखी है, देयर इज ए वर्ल्ड आउटसाइड आवर बिलीफ्स, द वर्ल्ड हैज एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स द वर्ल्ड हैज एग्जिस्टेंस, इट इज नॉट merely a concept in our minds, in our consciousness. It has a practical existence. It is not merely a concept like we say that 2 plus 2 is equal to 4. This is a fact, but it is a conceptual reality. It is a conceptual or mental reality. Unless and until you have two things in front of you, मादूद, एक आदद है, that is ma, and second is the मादूद, the thing that is counted, the thing that is counted, countable thing. तो एक हकीकत हमारे जहनों में होती है और एक हकीकत बाहर मौजूद है। दिस वर्ल्ड हैज एग्जिस्टेंस, और ये जो दुनिया है, ये जो कायनात है, ये इसकी हकीकत मौजूद खारिजी की तरह है। हाँ, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है, उन चीजों के बारे में हमारा जो जहनी नजरिया भी है। Now coming to the point which I want to deliver, that is, a proposition is true, a statement is true, a belief is true if and only if it corresponds to the external reality it is about. A proposition, and you know now what proposition is. It is true according to the correspondence theory if and only if it corresponds to the external reality it is about. For example, हम किसी दरिया की बात करेंगे, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, हम उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिवर ए इज दिस मच लॉन्ग, दिस मच ब्रॉड, दिस मच डीप, एंड वी एक्चुअली सी इट प्रैक्टिकली समवेयर, देन वी से दैट इट इज ट्रू, द इंफॉर्मेशन इज ट्रू। एंड इसी तरह से कोई अंदर घर में कमरे में है, वो कहता है कि बारिश हो रही है, हालांकि उसने बारिश को देखा नहीं, उसने आवाज नहीं सुनी, मगर हकीकत में बाहर बारिश हो रही है। तो अब उसका जो बिलीफ है, ये उसको कॉरस्पॉन्ड करता है, ये उसके मुताबिक है। उसका जो बिलीफ है, उसकी जो बात है, उसकी जो स्टेटमेंट है, उसका जो प्रपोजिशन है, उसका जो कजिया है, ये बात उस हकीकत के साथ कॉरस्पॉन्ड होती है। तो इसको हम कहते हैं मुताबिकी नजरिया। अभी मैंने वो एग्जांपल्स दिए जो एम्पिरिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी कैन हैव ओनली एम्पिरिकल बिलीफ्स, we can have beliefs which are related to the empirical world, we can have beliefs which are related to the non empirical world as well. For example, union is strength, इत्तिफाक में ताकत है, slow and steady wins the race। ठीक है, तो
या इत्तेफाक में ताकत है। अब ये एक मेटाफिजिकल चीज है, ये इसी तरह से जैसे खुदा का अकीदा है वगैरह वगैरह, ये मिसालें मैं आगे अर्ज करूंगा, आप अपने आप को जमाए रखें। अकॉर्डिंग टू इट ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव, मीनिंग ट्रूथ एंड मॉरलिटी आर यूनिवर्सल विद, हाँ यस, ट्रूथ एंड मॉरलिटी आर यूनिवर्सल। तो इसके मुताबिक जो ट्रूथ है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी के मुताबिक जो ट्रूथ है वो रिलेटिव नहीं है। एग्नोस्टिक्स, स्केप्टिक्स और जो क्या कहते हैं इनको पोस्ट मॉडर्निस्ट, वो कहते थे कि ट्रूथ आर मल्टीपल, देयर आर मेनी ट्रूथ्स एंड सो ट्रूथ इज रिलेटिव, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरिस्ट्स, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव, ट्रूथ इज नॉट सब्जेक्टिव, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव। बिकॉज अगर आप ये कहेंगे बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, ठीक है, इसका दूसरे का नजरिया है, बस एक ही है, इसमें रिलेटिविज्म क्या है? हर कोई इंसान तो इसको यही कहेगा, ठीक है, वो तो दूसरा, वो मुमकिन है अपनी जबान में अलग अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करेगा, मगर मतलब तो उसका यही होगा, बात तो यही होगी। कोई इसको अपने लैंग्वेज में अलग अल्फाज से कहेगा, मगर अलग जुमला बनाएगा, मगर बात तो यही होगी, मतलब तो यही होगा, माना तो यही होगा, मदलूल तो एक ही है। खैर, फॉर एग्जाम्पल आस्क एनीवन इन द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया में किसी से भी कहेंगे क्या किसी मासूम बच्चे को मारना जायज है, अच्छा है, बुरा है, वो कहेगा बुरा है। इवन कि यहां तक जो कभी कभी अपनी मजबूरी की वजह से लोगों को मारते हैं, चोरी करके लेते हैं, उनके ऑर्गन्स बेचते हैं, उनसे अगर कहें कि ये मारना सही है या गलत है, वो भी कहेगा गलत है। अब इससे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्टिव यानी जो मोरालिटी है वो ऑब्जेक्टिव, हालांकि वो बात मुझे यहां अर्ज नहीं करनी है, ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि ट्रूथ और मोरालिटी जो है ये दोनों यूनिवर्सल है, दोनों ऑब्जेक्टिव है, और कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी के मुताबिक इनमें ऑब्जेक्टिविटी है। दिस इज ए रियलिस्ट थ्योरी, क्योंकि ये एक हकीकी नजरिया है और ये एक प्रैक्टिकल नजरिया भी है। फॉर एनी प्रपोर्शन P इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ P corresponds to a fact, a reality, a state of affairs or a circumstance. Now, what is truth? अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? Truth is a certain relationship, the relationship that holds between a proposition and its corresponding fact or reality. अब ये जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, ये एक रिश्ता है, ये एक रिलेशनशिप है जो एक इंसान के बिलीफ में और उस हकीकत में होती है जिसके बारे में वो बिलीफ होता है। यानी एक इंसान का बिलीफ जो है, एक इंसान का जो नजरिया है, वो उस हकीकत के मुतालिक सही होता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने कहा कि मैंने एक मकान देखा है, वो मकान फलां जगह पर वाक़ है, उस मकान की चौड़ाई इतनी है, इतनी लंबाई है, इतनी वगैरह वगैरह, इतने कमरे हैं। तो हकीकत में अगर उसके यही फीचर्स हैं तो हम कहेंगे इसका जो बिलीफ है वो सही है, इसका जो बिलीफ है वो ट्रू है, तो इसको कहेंगे हम ट्रू बिलीफ अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। अब ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एंड एक्चुअली व्हाट इज इट? इट इज ए रिलेशनशिप, इट इज ए रिलेशनशिप। जो कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरिस्ट है वो कहते हैं इट्स ए रिलेशनशिप। आगे मैं इसकी थोड़ी सी इंटरकेसेस भी बताऊंगा, मगर यहां तक मुझे लगता है कि इतनी बात काफी है। Now coming to the definitions given by some scholars about this, truth is correspondence to a fact or to a reality, whether that reality is a physical reality or a metaphysical reality. Whether you justify that relationship by empirically, whether you justify that empirically, or you justify that rationally, or you justify that testimonially, that will fall in that will fall in justification part of the JTB concept. यानी आप किस तरह से इसको जस्टिफाई वैलिडेट करेंगे, आप इसका इसको प्रूव कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि उस मकान की इतनी ही कमरे हैं, इतनी ही लंबाई है, इतनी ही चौड़ाई है, वगैरह वगैरह। यानी ये कैसे होगा, इसको तो हम मेजर करेंगे, वहां जाएंगे तो मेजर करेंगे। या अगर कुछ लोगों ने, ऑथेंटिक लोगों ने, ट्रस्टवर्दी ट्रूथफुल लोगों ने उसको मेजर किया है और उनकी गवाही है, तो वो टेस्टिमोनी देंगे, वो विटनेस रहेंगे, हाँ हमने मेजर किया है, ये फीचर्स है, तो मामला खत्म होगा। इसको हम टेस्टिमोनियल वैलिडेशन कहेंगे या एम्पिरिकल वैलिडेशन कहेंगे, जस्टिफिकेशन कहेंगे, तो मामला खत्म। अगर अब कोई चीज ऐसी है कि एक इंसान का बिलीफ जो है किसी मेटाफिजिकल रियलिटी के बारे में है, अब उस मेटाफिजिकल रियलिटी को हम एम्पिरिकली वेरीफाई थोड़ी कर सकते हैं, हम उसको एम्पिरिकली जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं। उसके लिए जस्टिफिकेशन में रैशनल जस्टिफिकेशन चाहिए या एक टेस्टिमोनियल जस्टिफिकेशन चाहिए, एंड दैट टेस्टिमोनियल जस्टिफिकेशन शुड नॉट कंट्राडिक्ट द रैशनल फैकल्टी। The main positive argument given by advocates of the correspondence theory of truth is its obviousness, यानी इसका वाज़ेह होना।
अब कुछ डेफिनेशंस देख लीजिए, 2-3 डेफिनेशंस हैं। डेकार्ट की बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न रैशनलिज्म। डेकार्ट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न रैशनलिज्म। ही सेज आई हैव नेवर हैड एनी डाउट्स अबाउट ट्रूथ। कहता है कि मुझे ट्रूथ के बारे में, सच्चाई के बारे में कभी शक नहीं हुआ है, कोई शक नहीं है। बिकॉज इट सीम्स ए नोशन सो ट्रांसेंडेंटली क्लियर दैट नोबॉडी कैन बी इग्नोरेंट ऑफ इट। द वर्ड ट्रूथ इन द स्ट्रिक्ट सेंस डिनोट्स द कन्फॉर्मिटी ऑफ थॉट विद इट्स ऑब्जेक्ट। असल में यही बात समझने की है इसमें। द वर्ड ट्रूथ इन द स्ट्रिक्ट सेंस डिनोट्स, व्हाट इट डिनोट्स? द कन्फॉर्मिटी ऑफ थॉट, दैट इज द बिलीफ, दैट इज द प्रपोर्शन with its object, that is the reality, that is the fact. According to Immanuel Kant, he was a German philosopher. The nominal definition of truth, that it is the agreement of a cognition, the agreement of a belief, the agreement of a thought with its object is assumed as granted. इतनी बात इसमें हमारे लिए अहम है, that is, it is the agreement of a cognition with its object. It is the agreement of a cognition with its object. William James says truth, as any dictionary will tell you, is a property of certain of our ideas. यानी ये एक प्रॉपर्टी होती है इनकी, यानी जो हमारे आइडियाज, हमारे बिलीफ्स, जो प्रोपोर्शंस होते हैं, ये उनकी एक प्रॉपर्टी है। It means their agreement as falsity means their disagreement with reality. It means, यानी truth means their agreement as falsity means their disagreement with reality. And I hope that ये बातें आप समझ रहे हैं। According to Oxford English Dictionary, ट्रूथ इज कंफर्मिटी विद फैक्ट, एग्रीमेंट विद रियलिटी। यही बातें तो अब इससे तो अगर आप इनको याद कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू, इट विल असिस्ट यू, इट विल मेक योर दिस आंसर और रिस्पॉन्स मच वॉल्यूमिनस, मच सॉलिड, जब आपको किसी जगह बात करनी होगी। अब यूजिंग द कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, अब इस्लाम के एक दो बातें हम लाएंगे और यहां पर समझो कि क्वेश्चंस हम लाएंगे इसके मुतालिक। इफ ए नॉन मुस्लिम सेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इज इट ट्रू? क्या यह सही है? यस, बिकॉज इट कंफर्म्स टू द एक्सटर्नल रियलिटी। यह सही है बिकॉज इट कंफर्म्स टू द एक्सटर्नल रियलिटी, बिकॉज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ रसूल, ही वाज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बट इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट हिज बिलीफ, it is just a statement, it is not his belief. For something to be knowledge, that has primarily to be a belief of a person. किसी चीज का नॉलेज होने के लिए उसका सबसे पहले किसी बंदे का, किसी इंसान का बिलीफ होना जरूरी है। तो ये बात तो सही है कि ये ट्रू है, मगर ये नॉलेज को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। इसको हम ट्रू बिलीफ नहीं कहेंगे, इसको हम ट्रू स्टेटमेंट तो कह सकते हैं मगर ट्रू बिलीफ नहीं कहेंगे। अब जिन्होंने पहले क्लासेस अटेंड नहीं किए उनके लिए ये मुश्किल बात है। क्वेश्चन नंबर 2, समवन सेज आयशा रदियल्लाहु अन्हा's मैरिज विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इमोरल। अगर कोई कहेगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की का निकाह जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुआ वह गैर अखलाकी था, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी से हम इसका जवाब देंगे कि वह गैर अखलाकी नहीं था। रेस्पॉन्स, नो, बिकॉज इट डज नॉट कंफर्म टू द एक्सटर्नल रियलिटी। अब वो एक्सटर्नल रियलिटी क्या है कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी के मुताबिक? एक्सटर्नल रियलिटी वो यह है कि यानी मैरिज, यानी यंगर एज में मैरिज करना इमोरल है। एक्चुअली दिस इज स्टैंडर्ड हियर, यंगर एज में मैरिज करना इमोरल है। ये यूनिवर्स, ये ग्लोब का, प्लेनेट का, पूरी धरती पर जो लोग रहते हैं उनका स्टैंडर्ड नहीं है कि पूरी धरती पर सारे लोगों का इस चीज पर इत्तेफाक हो कि यंगर एज में मैरिज करना, निकाह करना किसी बच्ची का या बच्चे का, ये इमोरल है। बिकॉज दुनिया में आज भी, अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं, उन 50 स्टेट्स में, कई स्टेट्स में एट द एज ऑफ 13 मैरिज होती है, एट द एज ऑफ 12 मैरिज होती है, एट द एज ऑफ 14 मैरिज होती है, एंड गवर्नमेंट हैज नो राइट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ द पीपल। हम जो यूएस की बातें यहां सुनते हैं ना, वैसा है, वैसा है, वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। यूएस की कई स्टेट्स में यह कानून है
कि उनकी जो मैरिज एज है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है, और उनकी वहां मैरिज एज कई स्टेट्स में 13, 12, 14, ये मैं यूएस की बात कर रहा हूं, इसी तरह तो सारी दुनिया में मामला है। किसी जगह 9 साल की उम्र में, किसी जगह 7 साल की उम्र में, रशिया में कई निकाह 7 साल की उम्र में हुए हैं। तो इसी तरह से दुनिया में आज भी छोटी उम्र में शादियां होती हैं और वो शादियां सक्सेसफुल हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डू। अब यहां पर जो एक्सटर्नल जो एक स्टैंडर्ड है वो क्या है? यंगर एज में मैरिज करना इमोरल नहीं है। ये एक्सटर्नल रियलिटी है, ये यूनिवर्सल रियलिटी है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। देयर इज नो कॉन्सेंसस अमंग द ह्यूमैनिटी on the age for marriage, on the age for marriage in the world. There is no consensus. ये एक जवाब है इसका। तो कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी के मुताबिक ये गलत नहीं है, एंड दिस इज द बेस्ट थ्योरी टू जज एनीथिंग। कोहेरेंस थ्योरी के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आगे मैं अर्ज करूंगा। नॉट नेसेसरली बैड टू मैरी एट यंग एज, ठीक है, ये नेसेसरली बैड नहीं है। किसी एक को लगेगा ठीक है, बट देयर इज नो कॉन्सेंसस अमंग द पीपल। अब इसका कोई एब्सोल्यूट या ऑब्जेक्टिव प्रूफ किसी बंदे के पास नहीं है। वो ये कहेगा कि ये बैड है, ये गलत है। वो इसको ऑब्जेक्टिवली एब्सोल्यूटली प्रूव करेगा। ज्यादा से ज्यादा जो एतराज करने वाले लोग हैं वो कौन है? वो एथिस्ट्स हैं। एथिस्ट्स कौन है? रिलेटिविस्ट्स हैं। रिलेटिविस्ट्स कौन है? जो सब्जेक्ट टू रियलिटी को, सब्जेक्ट टू ट्रूथ को मानते हैं। वो कहते हैं कि जो मैं समझता हूं वो सही है, जो दूसरा समझता है वो भी सही है, जो तीसरा समझता है वो भी सही है। इनमें तो रिलेटिव कल्चरलिज्म होता है, इनमें तो रिलेटिव ट्रूथ है, इनमें तो मल्टीपल ट्रूथ्स हैं, इनके यहां तो मनी ट्रूथ्स हैं, इनके यहां तो कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है ही नहीं। दे डोंट बिलीव इन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स, दे डोंट बिलीव इन स्ट्रक्चरलिज्म, दे डोंट बिलीव इवन इन मॉडर्निज्म, दे बिलीव इन पोस्ट मॉडर्निज्म। अब ये लोग जो हैं ये रिलेटिव ट्रूथ पर बिलीव रखते हैं, ये सब्जेक्टिव ट्रूथ पर बिलीव रखते हैं। इनके पास कोई ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है। अब अगर उनके यहां कोई बात वो खुद कहते हैं, एक कल्चर में एक तरीका सही होगा, दूसरे कल्चर में दूसरा तरीका सही होगा, तीसरे कल्चर में तीसरा तरीका सही होगा, जिसका जो नजरिया तो वो सही है। अब इनका जो प्राइमरी जो उसूल है, जो जाबिता है वो यही है। मगर ये लोग जो है ये हिपोक्रेट्स हैं, ये ड्यूअल माइंडेड है। ये जब डिबेट में आते हैं मुसलमानों के सामने, बाकी या कमजोर लोगों के सामने, तो उनको फिर धोखा देते हैं। हालांकि इनके यहां तो स्टैंडर्ड असल में यही है, जिसकी बुनियाद, जिस बुनियाद पर इनकी इमारत खड़ी है वो यही है, रिलेटिविज्म। अब यहां तो इनको हक ही नहीं हमें कहने का। मिसाल के तौर पर अगर मुसलमानों में से कोई शादी छोटी उम्र में करेगा, फॉर एग्जांपल, या नबी अलैहिस्सलाम ने एक यानी छोटी लड़की से शादी की, तो कोई हक ही नहीं है। ठीक है, उनके कल्चर में तो परमिसिबल है, नॉट ओनली उनके कल्चर में, रशिया के कल्चर में परमिसिबल है, यूएस के कल्चर में कई स्टेट्स में परमिसिबल है, और आज भी बहुत सारे कंट्रीज में दुनिया में परमिसिबल है, इवन टुडे आफ्टर 1500 ईयर्स। तो क्या मसला है? आपको तो हक ही नहीं है मुझे कहने का, अनलेस एंड अंटिल यू हैव ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। व्हाई आर यू टेलिंग मी? व्हाई आर यू ट्राइंग टू हुक मी? तो किस्सा खत्म। हालांकि जितने भी मैंने जो जवाब दिए, इससे बढ़कर एक जबरदस्त जवाब है, वो तो हम ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी से देते हैं। ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी से हम पहले, चूंकि इसीलिए जब भी बहस होती है एथिस्ट के साथ, हम पहले वजूद बारी ताला पर बात करते हैं। जब अल्लाह ताला के वजूद के बारे में बात होती है, जब उसका अकीदा एस्टैब्लिश होता है, उसका अकीदा एक काफिर, एक मुल्हिद मानता है, सॉरी ये काफिर मैंने कह दिया, एक मुल्हिद मानता है, उसके बाद रेवलेशन की जरूरत वही की बात होती है, फिर इम्कानी वही की बात होती है, फिर जरूरत नबी की बात होती है, जरूरत रसूल की बात होती है। तो उसके बाद ये बातें फिर बनती हैं, इन बातों पर फिर बहस होती है। तो असल में जो फाउंटेन हेड है, जो ऑन्टोलॉजिकली क्रिएटर है, जो वजूद बख्शता है किसी चीज को, वो अल्लाह है। और ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी भी इंसानों के इत्तेफाक से वजूद में नहीं आती है हकीकत में। कुछ स्कॉलर्स यही कहते हैं, और जो मैंने यहां पर पहली दलील जो दी उसमें भी यही बात थी कि पूरे दुनिया के लोगों का इस पर इत्तेफाक नहीं है। अलबत्ता कुछ स्कॉलर्स का इसमें इख्तिलाफ है, वो मैं आगे इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अलबत्ता उसकी थोड़ी सी बात मैं यहां करके चलूंगा इंशाल्लाह। कि असल में ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट द आउटकम ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट इजमा उन नास अला सतहिल अर्द,
जो जमीन पर इंसान रह रहे हैं ये उनका इजमा नहीं है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये उनका इजमा है, इससे ऑब्जेक्टिविटी एक चीज में आती है, मगर जरूरी नहीं है। असल में ऑब्जेक्टिविटी हकीकत में मॉरलिटी में, खुसूसन जहां मॉरलिटी की बात होगी, वो अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि जो इत्तिफाक इंसानों का है उसमें एक बड़ा लूप होल है। वो इस तरह मैं अर्ज करूंगा, जैसे यूएनओ के जरिए से इत्तिफाक है मुल्कों का, जुल्म नहीं करना है, बर्बरियत नहीं करनी है, मगर आज देखो फलस्तीन में क्या हो रहा है। अब इन इत्तिफाक जो किया गया, एक चार्टर बनाया गया यूएनओ की शक्ल में, उसमें क्या हो गया, जब इन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज का पावर ज्यादा है, जिस कंट्री का ज्यादा पावर है वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझती है। जैसे यूएस अपने आप को यूएन के सामने अकाउंटेबल नहीं समझती है। ठीक है, यूएस समझता है कि यूएनओ क्या करेगा, यूएनओ क्या है। तो इसलिए नेसेसिटी है कि ऐसा होना चाहिए कि ऐसा वजूद लाजमी है, जरूरी है, जिसके सामने हर एक अकाउंटेबल है। एंड दैट इज ओनली गॉड, दैट इज ओनली अल्लाह। नो वन कैन सबड्यू हिम, नो वन कैन स्वे हिम, नो वन कैन टर्न डाउन हिम। उसके सामने हर एक अकाउंटेबल है। बिकॉज इन मॉरलिटी द moral responsibility is main ingredient. The moral accountability is main ingredient within the definition. The moral accountability, that is the obligation of fulfilling the duty. That is the obligation of fulfilling the duty. अब ये थोड़ा मुझे लगता है कुछ बातें शायद किसी साथी के लिए मुश्किल होंगी, तो इनको मैं तफसील से आगे अर्ज करूंगा। अलबत्ता इतनी बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी